नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। इस समय कोविड संक्रमण को लेकर बेहद गंभीर स्थिति बनी हुई है और ऑक्सीजन बेड सहित रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी किल्लत देखी जा रही है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था पर काम का काफी अधिक बोझ है और कई स्थानों पर कोविड सेंटर शुरू करने हेतु नर्सिंग स्टाफ भी नहीं मिल रहा। ऐसे हालात को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा विगत 5 अप्रैल से समूचे राज्य में कड़े प्रतिबंध लागू किए गए थे। पश्चात 14 अप्रैल से इस आदेश में संशोधन करते हुए और भी अधिक कड़े प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए। साथ ही 22 अप्रैल से अंतर जिला व अंतर राज्य यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन इसके बावजूद राज्य में कोविड संक्रमण को लेकर स्थिति नियंत्रित नहीं हो पा रही है। ऐसे में 1 मई की सुबह 7 बजे तक लागू किए गए लॉकडाउन को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है, ऐसी संभावना राज्य के राहत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार द्वारा व्यक्त की गई है। कल बुधवार 28 अप्रैल को राज्य कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसमें राज्य की मौजूदा स्थिति का जायजा लेते हुए लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के बारे में निर्णय लिया जाएगा, ऐसा मंत्री विजय वडेट्टीवार का कहना रहा। वहीं इस बारे में राज्य के एक अन्य मंत्री जयंत पाटिल ने बताया कि राज्य के सभी जिलों की स्थानीय स्तर पर समीक्षा की जाएगी, जिसमें ऑक्सीजन व आईसीयू बेड सहित वेंटिलेटर की उपलब्धता तथा संक्रमितों की संख्या को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया जाएगा। इन दिनों अमरावती जिले में कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और अब सरकारी सहित निजी कोविड अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने हेतु बेड उपलब्ध नहीं है। इस बात के मद्देनजर हालात की गंभीरता को समझते हुए पूर्व जिला पालक मंत्री तथा विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल ने अमरावती के ख्यातनाम चिकित्सक डॉक्टर प्रफुल्ल कडू के मार्गदर्शन में और उनके सहयोगी डॉक्टरों की सहायता से प्रवीण पोटे पाटिल एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट व मित्र मंडल द्वारा अमरावती शहर में 300 बेड की क्षमता वाला तथा अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस निःशुल्क कोविड अस्पताल शुरू करने का मानस व्यक्त किया है, जिसके लिए पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे ने जिलाधीश शैलेश नवाल को निवेदन सौंपते हुए निःशुल्क कोविड अस्पताल शुरू करने हेतु अनुमति देने तथा साइंस कोर स्कूल की इमारत अथवा सांस्कृतिक भवन में जगह उपलब्ध कराने की मांग की है। इस बारे में पूर्व पालक मंत्री पोटे द्वारा कहा गया है कि यदि प्रशासन द्वारा उन्हें अनुमति देने के साथ ही जगह उपलब्ध कराई जाती है तो वे निःशुल्क कोविड अस्पताल शुरू करने के साथ ही वहां पर भर्ती होने वाले मरीजों के दोनों समय के भोजन व चाय नाश्ते की जिम्मेदारी उठाने हेतु तैयार है। साथ ही मरीजों के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा का जिम्मा डॉक्टर प्रफुल्ल कडू व उनके सहयोगी डॉक्टरों की टीम द्वारा उठाया जाएगा, जिसके लिए मरीजों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही पोटे ट्रस्ट द्वारा अपने खर्च पर ऑक्सीजन प्लांट भी बनाया जाएगा, जिसके लिए सौंपे गए निवेदन में कहा गया है कि प्रशासन द्वारा अपनी जरूरत के हिसाब से जिस स्थान पर ऑक्सीजन प्लांट बनाने हेतु कहा जाएगा उस स्थान पर ऑक्सीजन प्लांट बनाने हेतु पोटे ट्रस्ट द्वारा आवश्यक धनराशि का धनादेश उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके अलावा निःशुल्क कोविड अस्पताल शुरू करने के साथ ही पोटे ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क एम्बुलेंस व हेल्पलाइन सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही साथ निःशुल्क कोविड अस्पताल में निःशुल्क कोविड टेस्ट सेंटर शुरू करने एवं जिले भर में निःशुल्क कोविड टीकाकरण करने की तैयारी भी पोटे ट्रस्ट द्वारा तैयार रखी गई है, जिसके लिए प्रशासन से अनुमति मांगी गई है। पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे ने अपने ट्रस्ट के जरिए जिला सामान्य अस्पताल व जिला स्तरीय अस्पताल में 400 बेड, 200 वाटर कूलर, 80 एसी, 40 टीवी तथा 30 कूलर अपने खर्च से लगाए हैं। साथ ही लॉकडाउन काल के दौरान अपने खर्च से समूचे जिले के लाखों जरूरतमंदों तक किराना व अनाज का भी वितरण करवाया है। शहर के ख्यातनाम चिकित्सक डॉक्टर प्रफुल्ल कडू सहित उनके निकटतम सहयोगी डॉक्टर सुभाष पाटनकर, डॉक्टर अद्वैत महल्ले, डॉक्टर अजय डफले तथा डॉक्टर राजेंद्र ढोरे ने स्थानीय प्रशासन से अपने अपने अस्पतालों में कोविड संक्रमित मरीजों को भर्ती करने हेतु अनुमति मांगी थी, ताकि शहर में कोविड संक्रमित मरीजों को भर्ती करने हेतु कम से कम 50 अतिरिक्त बेड उपलब्ध हो सके। इन डॉक्टरों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को अब पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे का साथ व सहयोग मिल गया है। ऐसे में यदि प्रशासन द्वारा इस प्रयास को अनुमति दी जाती है तो शहर में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देने वाला पहला निजी कोविड अस्पताल शुरू हो जाएगा, जिसकी क्षमता 300 बेड की होगी और अस्पताल के साथ ही निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा व हेल्पलाइन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। साथ ही पोटे ट्रस्ट द्वारा जिला प्रशासन को अपने खर्च पर ऑक्सीजन निर्मित प्लांट भी बनाकर दिया जाएगा। कोरोना से संक्रमित हर एक मरीज की जान बचाने हेतु जिला प्रशासन द्वारा हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। इस समय जहां एक ओर समूचे देश में ऑक्सीजन व रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत दिखी जा रही है, वहीं दूसरी ओर अमरावती जिले के लिए राहत वाली खबर यह है कि इस समय जिला सामान्य अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन के 1500 वायल का स्टॉक उपलब्ध है और जल्द ही इंजेक्शन का नया स्टॉक भी उपलब्ध होने जा रहा है। इसी तरह इस समय अमरावती जिले के सरकारी सुपर कोविड अस्पताल में 12 टन लिक्विड ऑक्सीजन का स्टॉक उपलब्ध है और आज रात तक 12 टन ऑक्सीजन की नई खेप भी उपलब्ध हो जाएगी।
सुपर कोविड अस्पताल में कोविड संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु कुल 450 बेड की व्यवस्था उपलब्ध है, जिसमें से 250 बेड तक सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत ऑक्सीजन टैंक से इन 250 बेड तक कॉपर पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। वहीं 100 बेड पर अब भी पहले की तरह ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर लगाए जाते हैं, लेकिन सिलेंडरों को लाने ले जाने में लगने वाली मेहनत और समय को बचाने के हिसाब से अब इन 100 बेड पर भी पाइपलाइन के जरिए सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन सप्लाई उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। ऐसे में अब 450 में से 350 बेड पर सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा इन दिनों अमरावती जिले में कोविड संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या के मद्देनजर सुपर कोविड अस्पताल में बेड की संख्या को बढ़ाने के बारे में भी विचार किया जा रहा है। इन दिनों गर्मी रोजाना ही नए नए रिकॉर्ड बना रही है और पारा भी दिन ब दिन उछाल भर रहा है। मंगलवार 27 अप्रैल को अमरावती जिले में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी, जब तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा। यह इस साल अब तक का सर्वाधिक तापमान है। श्री शिवाजी कृषि महाविद्यालय के मौसम विशेषज्ञ अनिल बंड ने बताया कि गत रोज अमरावती शहर से जिले में 41.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान था, वहीं न्यूनतम तापमान 23.0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। साथ ही मंगलवार को अधिकतम तापमान और ऊंचे स्तर पर जा पहुंचा है, जिसके तहत रिकॉर्ड 43.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। उम्मीद है कि आगामी 2-3 दिनों में तापमान में और भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। साथ ही इस बार मई माह के दौरान गर्मी के नए रिकॉर्ड भी बन सकते हैं, लेकिन इसका एक सकारात्मक परिणाम यह भी रहेगा कि इस बार मानसून के दौरान बारिश अच्छी होगी। वहीं दूसरी ओर मंगलवार की शाम शहर में कुछ देर के लिए हल्की बूंदाबांदी हुई और मौसम अचानक ही बदलीला हो गया, जिसकी वजह से पूरे वातावरण में उमस भर गई। इन दिनों गर्मी का मौसम अपना असर दिखा रहा है। इसी वजह से शहर सहित वन्य परिसर में अधिकांश पेड़ पौधे सूख गए हैं। ऐसे में ही समीपस्थ चांदू रेलवे रोड पर पोहरा व चिरोडी के बीच स्थित वन परिसर में सूखी घास व पेड़ पौधों में आग लग गई, जिससे इस परिसर में स्थित एक टेकड़ी से आग की लपटें उठती दिखाई दी। इस समय अमरावती शहर से जिले के विभिन्न इलाकों से कोविड संक्रमित मरीज मिलने का सिलसिला लगातार जारी है और सबसे चिंताजनक बात यह है कि अब अमरावती शहर की अपेक्षा जिले के तहसील एवं ग्रामीण इलाकों में संक्रमित मरीज मिलने की रफ्तार कहीं अधिक तेज हो गई है और जिले का वरुड तहसील क्षेत्र इन दिनों बड़ी तेजी से हॉटस्पॉट बनने की ओर अग्रसर है, जहाँ पर गत रोज 159 नए संक्रमित मरीज पाए गए। गत रोज अमरावती जिले में कुल 869 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसमें अमरावती मनपा क्षेत्र में 184 संक्रमित मरीज पाए गए। वहीं अमरावती तहसील में शामिल ग्रामीण इलाकों से 23 संक्रमित मिले। इसके अलावा गत रोज अन्य जिलों से वास्ता रखने वाले 30 लोग कोविड संक्रमित पाए गए थे। वहीं जिले की 13 तहसीलों से 632 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, जिसमें सर्वाधिक 159 मरीज अकेले वरुड तहसील क्षेत्र से निकले। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमरावती मनपा क्षेत्र की तुलना में अब ग्रामीण क्षेत्र में हालात काफी अधिक चिंताजनक हो चुके हैं। इन दिनों जिस रफ्तार से कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसके मद्देनजर प्रशासन द्वारा जिले की सीमाओं को बंद कर दिया गया है। साथ ही जगह जगह पर जांच हेतु पोस्ट निर्माण की गई है। साथ ही अति जोखिम वाले क्षेत्रों से यात्रा करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इस आशय की जानकारी जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा दी गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि जिले में विभिन्न तरह के संनियंत्रण हेतु तहसील स्तरीय समिति गठित की गई है, जिसके द्वारा तमाम कोविड प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाओं पर काम किया जा रहा है। मंगलवार 27 अप्रैल को भी जिले में कोविड संक्रमितों की संख्या में उछाल देखा गया, जब एक दिन के दौरान 838 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर 62,872 पर जा पहुंची। वहीं मंगलवार को 24 घंटे के दौरान जिले के कोविड अस्पतालों में कुल 13 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई, जिनमें 8 स्थानीय व 5 बाहरी जिलों के मरीजों का समावेश रहा। जिले में कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर अब 896 पर जा पहुंची है। वहीं बाहरी जिलों के मृतकों की संख्या को जोड़कर यह आंकड़ा 1007 पर पहुंच गया है। स्थानीय मृतकों में मनपा क्षेत्र के 6 व ग्रामीण क्षेत्र के 2 मरीजों का समावेश रहा। इसके अलावा मंगलवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 799 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 55,337 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। साथ ही इस समय कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 6,639 है, जिसमें मनपा क्षेत्र के 2,208 व ग्रामीण क्षेत्र के 4,431 मरीजों का समावेश है। इसमें से 1,789 मरीज कोविड अस्पतालों में भर्ती हैं। वहीं मनपा क्षेत्र में 1,220 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 3,630 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। इसके अलावा मंगलवार को अमरावती संभाग में 4,019 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, जिसके तहत अकोला में 356, यवतमाल में 1,000, बुल्ढाना में 1,327 तथा वाशिम जिले में 498 नए संक्रमित मरीज पाए गए। साथ ही मंगलवार को संभाग में 2,695 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हुए हैं, जिनमें अकोला के 247, यवतमाल के 520, बुल्ढाना के 655 तथा वाशिम के 474 मरीजों का समावेश रहा।
इस समय जहां एक और चारों ओर कोविड से संक्रमित होने वाले मरीजों और कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों की चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी ओर ध्यान देने लायक बात यह भी है कि अकेले अमरावती जिले में अब तक 55,337 कोविड संक्रमित मरीजों ने इस जानलेवा बीमारी के खिलाफ जंग में जीत हासिल की है और जिले में अब तक जितने भी कोविड संक्रमित मरीज पाए गए हैं उसमें से करीब 90% मरीज इलाज के बाद कोविड मुक्त हो चुके हैं। इसे अपने आप में बेहद राहत वाली खबर कहा जा सकता है। मनपा को राज्य सरकार की ओर से प्रतिमाह 6 करोड़ 25 लाख रुपए का एलबीटी अनुदान दिया जाता है, जो 5 से 7 तारीख तक मनपा के खाते में जमा हो जाता है। इस अनुदान के भरोसे ही मनपा द्वारा अपने नियमित ठेका नियुक्त व मानसेवी कर्मचारियों का वेतन एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पेंशन अदा किया जाता है, जिसमें प्रतिमाह 9 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च होते हैं। ऐसे में एलबीटी के 6 करोड़ 25 लाख रुपए मिलने के बाद भी मनपा को अपने कर्मचारियों के वेतन व पेंशन हेतु करीब 3 करोड़ रुपए की व्यवस्था अपने स्तर पर करनी पड़ती है। लेकिन मार्च माह के एलबीटी का अनुदान ही प्राप्त नहीं होने की वजह से मनपा द्वारा अपने कर्मचारियों को अप्रैल माह में मार्च माह का वेतन व पेंशन अदा नहीं किया जा सका। इस समय अप्रैल माह के 26 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में यदि आगामी 2-3 दिन में एलबीटी का अनुदान प्राप्त नहीं होता है तो मनपा कर्मियों का 2 माह का वेतन बकाया हो जाएगा। ऐसे में सभी कर्मचारियों द्वारा बड़ी बेसब्री के साथ एलबीटी के अनुदान का इंतजार किया जा रहा है। इस समय कोविड संक्रमण की स्थिति को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा 30 अप्रैल तक कड़े प्रतिबंधात्मक आदेशों के साथ ही संचारबंदी लागू की गई है, जिसमें रोजाना सुबह 7 से 11 बजे तक 4 घंटों के लिए जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को खुले रहने की छूट दी गई है, ताकि लोग बाग अपनी दैनिक जरूरत का सामान खरीद सकें। लेकिन इन्हीं 4 घंटों के दौरान संचारबंदी व प्रतिबंधात्मक नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन होता दिखाई देता है और लोग बाग किराना व साग सब्जी खरीदने के नाम पर रोजाना सुबह अपने घरों से निकलकर शहर की सड़कों पर आ जाते हैं और व्यापारिक क्षेत्रों में घूमते फिरते दिखाई देते हैं। इनमें से कई लोग हकीकत में अपनी दैनिक जरूरत का सामान खरीदने निकलते हैं, वहीं ज्यादातर लोग इन 4 घंटों के दौरान शहर में इधर उधर सैर तफरीह करते हैं और इन 4 घंटों के दौरान कहीं पर भी लॉकडाउन, संचारबंदी या कोविड संक्रमण के भय का आलम दिखाई नहीं देता। विगत 3 दिनों से अमरावती शहर सहित जिले में कोविशील्ड व कोवैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध नहीं रहने की वजह से सभी टीकाकरण केंद्रों पर सन्नाटा पसरा पड़ा था। लेकिन रविवार की रात कोविशील्ड वैक्सीन उपलब्ध होने और सोमवार से वैक्सीनेशन का काम शुरू होने की जानकारी मिलते ही शहर के सभी प्रमुख टीकाकरण केंद्रों पर सोमवार व मंगलवार को सुबह से ही लाभार्थियों की जबरदस्त भीड़ उमड़नी शुरू हुई और यह भीड़ भाड़ पूरे दिन बनी हुई थी। ऐसे में टीकाकरण केंद्रों पर होने वाली भीड़ भाड़ को देखते हुए अब लाभार्थियों को टोकन देते हुए वैक्सीनेशन हेतु बुलाया जा रहा है, ताकि टीकाकरण का काम सुचारू ढंग से चलता रहे। स्थानीय गोपाल नगर परिसर में प्रभाग क्रमांक 20 सुदगर्णी क्षेत्र के नगर सेवक सुनील काले ने मनपा स्कूल की इमारत को खुद ही गिरा दिया। इस बारे में पार्षद सुनील काले ने मनपा प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली थी और इसकी जानकारी मनपा के शिक्षा विभाग को भी नहीं दी थी। इस आशय का आरोप लगाने के साथ ही शिवसेना के शहर प्रमुख संजय शेटे ने कहा कि पार्षद सुनील काले द्वारा इस तरीके से मनपा के कई भूखंडों को पचा लिया गया है और अब उनकी नजर मनपा शाला की जमीन पर है। यहाँ बुलाई गई एक पत्रकार परिषद में उपरोक्त जानकारी देने के साथ ही संजय शेटे ने इस बारे में निगमायुक्त प्रशांत रोडे को एक निवेदन भी सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि पार्षद सुनील काले के खिलाफ फौजदारी अपराध दर्ज करने के साथ ही उनके खर्चे से मनपा स्कूल की इमारत का निर्माण करवाया जाए, अन्यथा मनपा प्रशासन के खिलाफ शिवसेना द्वारा तीव्र आंदोलन किया जाएगा। प्रभाग क्रमांक 20 सुदगिरणी येथील नगरसेवक सुनील काळे यांनी यांच्या घराला लागून असलेली महानगरपालिकेची शाळा ही चांगल्या स्वरूपात एक प्रशस्त इमारत उभी होती, ती इमारत त्यानं संपूर्णतः पाडून टाकली, जेणेकरून त्याला घरातून वापर करण्यात येईल असे त्यानं कंपाऊंड वॉल सारख्या त्याला भिंती ठेवल्या। 3 भिंती ठेवून आतून त्याच्या घराकडनं जी होती ती भिंत पूर्ण पाडून टाकली, प्लेन करून टाकली, की जेणेकरून त्याला आता त्या जागेमध्ये वापर करण्यात येईल आणि भविष्यात ती जागा कुठल्या तरी संस्थेला त्याच्या स्वतःच्या संस्थेसाठी ती जागा हस्तांतरित करावी, महानगरपालिकेकडून घेण्यावी, हा त्याचा डाव आहे। याआधी त्यानं अशा 3-4 जागा महानगरपालिकेच्या हडप केलेल्या आहे आणि या जागेवर त्याचा डोळा आहे आणि महानगरपालिकेमध्ये एवढा माज जर त्या नगरसेवकाला असेल तर त्याचा माज उतरण्याचं काम आता आम्ही करणार आहे, कारण हा माज कुठल्या सत्तेच्या भरोश्यावर तो करते आहे। महानगरपालिकेची इमारत पाडणं म्हणजे ही खूप मोठी गोष्ट झाली आहे, शासकीय इमारत। आता महानगरपालिका आयुक्तांचं काम आहे की त्यांनी याच्यावर योग्य कारवाई केली पाहिजे, त्याच्यावर मोठे चांगला गुन्हा दाखल करून की महानगरपालिकेची इमारत जर पाडत असेल कुठला नगरसेवक, एवढा मास जर त्याला असं आला असेल तर त्याला या महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी जर त्याच्यावर कारवाई नाही केली तर मुख्यमंत्र्याकडे आणि नगररचना मंत्र्याकडे याची तक्रार करून याच्यावर योग्य कारवाई केल्याशिवाय राहणार नाही। जर यांनी त्याचे डोळे झाक केले तर या अधिकाऱ्यांवर पण कारवाई झाली पाहिजे अशी आम्ही त्यांना मागणी करणार आहे। म्हणून विनंती करतो की प्रशासनाने याकडे विशेष लक्ष देऊन याच्यावर चांगली कारवाई करावी, त्याच्यावर गुन्हा दाखल करावा व ती इमारत जशी त्यानं पाडली तशीच त्याच्या स्वतःच्या पैशातून ती इमारत महानगरपालिकेनं बांधून घ्यावी।
संभाग के शिक्षक विधायक किरण सरनाईक ने मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में अर्जी दाखिल कर शेखर भोयर की चुनावी याचिका को खारिज करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने अपने आवेदन में दावा किया है कि यह चुनावी याचिका पूरी तरह से अवैध है। बता दें कि किरण सरनाईक व शेखर भोयर अमरावती शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार थे और शेखर भोयर द्वारा आरोप लगाया गया है कि सरनाईक ने चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं को साड़ी, पैसे व अन्य भेंट वस्तु वितरित किए, अतः उनके खिलाफ अपराध दर्ज किया जाए, साथ ही उनके निर्वाचन को रद्द किया जाए। वहीं भोयर की चुनावी याचिका अवैध रहने का दावा करते हुए शिक्षक विधायक किरण सरनाईक ने इस याचिका को खारिज करने हेतु अदालत में आवेदन किया है। मंगलवार 27 अप्रैल को अमरावती शहर सहित जिले के विभिन्न हनुमान मंदिरों में हनुमान जन्मोत्सव बड़े विधि विधान व भक्तिभाव के साथ मनाया गया। इस वर्ष कोविड संक्रमण का खतरा रहने की वजह से कहीं पर भी महाप्रसाद सहित अन्य कोई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया, बल्कि मंदिरों में महाबली हनुमान की मूर्तियों का परंपरा अनुसार पूजन कर यह पर्व मनाया गया। हालांकि कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए सभी हनुमान मंदिरों को आम श्रद्धालुओं हेतु बंद रखा गया था, लेकिन इसके बावजूद घंटाघर हनुमान मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, रविनगर के संकट मोचन हनुमान मंदिर, दशहरा मैदान स्थित संकट मोचन विजय हनुमान मंदिर, चांगापुर हनुमान मंदिर, महेंद्र कॉलोनी परिसर स्थित पांढरी हनुमान मंदिर तथा श्री क्षेत्र जहांगीरपुर सहित शहर एवं जिले के सभी प्रमुख हनुमान मंदिरों में भाविक श्रद्धालुओं की कुछ हद तक भीड़भाड़ देखी गई और सभी ने संकट मोचक कहे जाते हनुमान जी से कोविड संक्रमण के संकट से निजात दिलाने की प्रार्थना की। सभी दया वासरनाई रखियोता ही प्राण किनाई भाति दया नहु हसी का कृपा निकेत जय कृपाल कई कपितले अंगद हनु समेत कुमार कति कति के अधिकारी प्रभु प्रताप जो कालय खाए स्वाहा। प्रतिवर्ष राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों की परीक्षाएं ली जाती है, जिसे लेकर विद्यार्थियों में काफी हद तक तनावपूर्ण स्थिति देखी जाती है। लेकिन इस समय इन परीक्षाओं की वजह से खुद बोर्ड तनावपूर्ण स्थिति का सामना कर रहा है। कोविड संक्रमण की वजह से कक्षा 10वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया जा चुका है, वहीं कक्षा 12वीं की परीक्षाओं को आगे टाल दिया गया है। ऐसे में इन परीक्षाओं हेतु इससे पहले शालाओं को बोर्ड द्वारा वितरित की गई कोरी उत्तर पुस्तिकाओं सहित परीक्षा साहित्य को संभालने का जिम्मा संबंधित शालाओं के प्राचार्यों व मुख्याध्यापकों पर आ पड़ा है और इन सीलबंद उत्तर पुस्तिकाओं को आगामी 1 माह तक अपनी कस्टडी में संभाल कर रखने की जवाबदारी आ जाने के चलते मुख्याध्यापकों व प्राचार्यों पर काम का बोझ बढ़ गया है। मध्य रेल प्रशासन की ओर से यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए ग्रीष्मकालीन अतिरिक्त आरक्षित विशेष ट्रेनें विशेष शुल्क के साथ चलाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत लोकमान्य तिलक टर्मिनस हावड़ा वन वे 01253 विशेष ट्रेन लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 28 अप्रैल को 10 बजे निकलकर तीसरे दिन 11:35 बजे हावड़ा पहुंचेगी। यह ट्रेन ठाणे, कल्याण, नासिक रोड, मनमाड, जलगांव, भुसावल, अकोला, बडनेरा, वर्धा, नागपुर, गोंदिया, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, झारसुगड़ा, राउरकेला, चक्रधरपुर, टाटानगर व खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज लेगी। इस ट्रेन में केवल कंफर्म टिकट रहने वाले यात्रियों को ही यात्रा करने की अनुमति रहेगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की महिला इकाई की ओर से निगमायुक्त प्रशांत रोडे को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई कि इन दिनों कोविड संक्रमण समूचे शहर में बड़ी तेजी से फैल रहा है, अतः समूचे शहर में सॅनिटायझर का छिड़काव किया जाए। फवारणी सॅनिटायझरची तात्काळ चालू करण्यात यावी याबद्दलचं निवेदन घेऊन आज आम्ही सरांकडे आलेलो आहोत आणि याबद्दल जर तीव्र ॲक्शन घेण्यात आली नाही तर महाराष्ट्र नवनिर्माण महिला सेना आंदोलन करेल आणि यावर विचार करण्यात यावा हीच विनंती। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुजन समाज पार्टी की ओर से जिलाधीश शैलेश नेवाल को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि इस समय कोविड संक्रमण की महामारी की आड़ में मानवीय हत्याएं एवं जनता को मानसिक गुलाम बनाने के लिए अलोकतांत्रिक साजिश रची जा रही है। लिहाजा इस साजिश का पर्दाफाश करते हुए केंद्र एवं सभी राज्य सरकार महामारी पर वैज्ञानिक प्रमाण के साथ श्वेत पत्र जारी करें। इस समय जहां एक और कोविड महामारी काल के दौरान समूचे देश में ऑक्सीजन का अभाव रहने के चलते कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है, वहीं दूसरी ओर ऑक्सीजन सिलेंडर की भी कालाबाजारी होने लगी है। वाशिम जिले के पुलिस अधीक्षक वसंत परदेशी के आदेश पर अपराध शाखा की टीम वाशिम जिले के अलग अलग हिस्सों में गश्त लगा रही है और सोमवार की सुबह 8 बजे के करीब अपराध शाखा की टीम ने कारंजा शहर पुलिस थाने की हद में एक बोलेरो पिकअप वाहन से ट्रक में ऑक्सीजन सिलेंडर की खेप भरते हुए उसे पकड़ा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 1200 बैग रक्तदान करने का संकल्प लिया गया है, जिसमें 1 मई से मंडल स्तर पर रक्तदान शिविर की शुरुआत की जाएगी और 1 मई से ही 18 वर्ष से अधिक आयु गुट वाले व्यक्तियों का कोविड टीकाकरण भी किया जाएगा।
प्रहार विद्यार्थी संगठन द्वारा मांग की गई है कि राज्य सरकार द्वारा कक्षा 10वीं की परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया है, अतः कक्षा 10वीं की परीक्षा हेतु लिया गया परीक्षा शुल्क वापस किया जाना चाहिए। जिले के गुरुकुंज मोजरी में प्रतिवर्ष की तरह आयोजित ग्राम जयंती महोत्सव इस समय कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रद्द कर दिया गया है। ऐसे में ग्राम गीता पठन का कार्यक्रम ऑनलाइन होगा और गुरुकुंज आश्रम में 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम प्रत्यक्ष तौर पर आयोजित नहीं किया जाएगा। इस समय यदि किसी को विवाह समारोह आयोजित करना है तो वर वधू के साथ ही विवाह में सहभागी होने वाले सभी रिश्तेदारों को अपनी RT-PCR टेस्ट करवाना अनिवार्य किया गया है। किंतु यदि यह टेस्ट करवाने के बाद परिवार में कोई व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया तो विवाह समारोह की तैयारियों पर पानी फिर सकता है। इस कारण कई लोग यह टेस्ट करवाने से कन्नी काट रहे हैं। इस तरह का दृश्य फिलहाल समाज में दिखाई दे रहा है। कोरोना की श्रृंखला तोड़ने हेतु 14 अप्रैल से समूचे राज्य में कड़े निर्बंध जारी किए गए हैं। इस दौरान अत्यावश्यक सेवाओं की दुकानें छोड़कर अन्य बाजार पेट बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बावजूद आज JND मॉल की कुछ दुकानों के साथ ही करीब 10 दुकानें खुली हुई थी, जिन्हें पुलिस द्वारा सील किया गया है। यह कार्रवाई कोतवाली पुलिस सहित मनपा के बाजार व परवाना विभाग द्वारा की गई है। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत आने वाले सभी 10 पुलिस थाना के पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को अब तक 16% घर किराया भत्ता मिलता था, लेकिन विगत 2 माह से शहर से सटे एवं शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत आने वाले वलगांव, नांदगांवपेट एवं भातकुली पुलिस थाने के कर्मचारियों का घर किराया भत्ता आधा कर दिया गया है और इन 3 थाने के कर्मचारियों को अब केवल 8% ही घर किराया भत्ता मिल रहा है, जबकि शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत आने वाले अन्य सभी पुलिस थानों के कर्मचारियों को घर किराया भत्ता पहले की तरह 16% दिया जा रहा है। ये तीनों पुलिस थाने ग्राम पंचायत क्षेत्र अंतर्गत आने का कारण बताते हुए यह कटौती की गई है, लेकिन महाराष्ट्र के अन्य पुलिस आयुक्तालयों में सभी को समान किराया भत्ता मिलने से अमरावती के पुलिस कर्मियों में संभ्रम की स्थिति देखी जा रही है। शहर के शारदा नगर परिसर में 1.5 माह पहले घटित नयन लुनिया अपहरण मामले को अंजाम देने के बाद जब इस अपहरण कांड के मुख्य सूत्रधार टकलू और अज्जू मुकेश लुनिया से फिरौती की रकम ऐंठने में सफल नहीं हुए और शहर पुलिस को इन दोनों के बारे में जानकारी मिली कि वे अहमदनगर से मुंबई की ओर भागे हैं, तो मुंबई में रहने पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के डर से ये दोनों आरोपी वहां से भागकर गुजरात चले गए और वहां की कुख्यात चंदन गैंग में शामिल हुए। लेकिन नसीब ने वहां पर भी उनका साथ नहीं दिया और गुजरात में एक व्यापारी से 30 करोड़ की फिरौती वसूलने के मामले में पूरी चंदन गैंग उमरगांव पुलिस के हाथ लग गई, जिसमें टकलू उर्फ इसरार मुख्तार शेख और उसके साथी अज्जू उर्फ अय्याज उस्मान शेख ये दोनों भी पकड़े गए। इस तरह की कबूली अज्जू उर्फ अय्याज ने राजापेट थाना पुलिस को पूछताछ के दौरान दी। अज्जू फिलहाल राजापेट पुलिस की कस्टडी में है। वहीं टकलू को कोविड संक्रमित पाए जाने की वजह से होमगार्ड के आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है। फिलहाल अमरावती शहर ही नहीं बल्कि समूचे जिले में कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण ने कहर ढा दिया है। कोरोना की श्रृंखला को तोड़ने के लिए जिले में फिलहाल कड़ा लॉकडाउन शुरू है। इस दौरान पुलिस द्वारा शहर में बगैर मास्क घूमने वाले व्यक्ति पर अपराध दर्ज किया जाता है। साथ ही यदि कोई व्यक्ति कोविड वार्ड में बिना मास्क पहने चला गया तो उस व्यक्ति पर भी अपराध दर्ज करने के लिए पुलिस किसी की शिकायत की राह नहीं देखती, बल्कि स्वयं सरकार की ओर से फरियादी बनकर उस व्यक्ति पर अपराध दर्ज करती है। लेकिन शनिवार को शहर के सुपर कोविड अस्पताल से बाहर निकले मरीज ने भीमनगर में एक महिला के घर के सामने सीढ़ी पर दम तोड़ दिया। यह वृद्ध मरीज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती था, यह स्पष्ट हो चुका है और वह अस्पताल से बिना किसी को बताए निकला, जिसके बारे में किसी को जानकारी भी नहीं थी, यह भी स्पष्ट हो चुका है। ऐसे में इस कोविड मरीज के अस्पताल से भागने और उसकी मौत के लिए कौन जिम्मेदार है, यह सवाल फिलहाल बना हुआ है। जिले के आदिवासी बहुल मेलघाट स्थित टेमरू सोढ़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गजा शुक्लाल मावस्कर नामक व्यक्ति को एक सड़क हादसे में बुरी तरह से घायल होने के बाद इलाज के लिए लाया गया था, जहां के डॉक्टरों ने उसे तत्काल अमरावती रेफर किया, लेकिन उसे ले जाने के लिए एम्बुलेंस समय पर उपलब्ध नहीं हो पाई। ऐसे में इस व्यक्ति की मौत हो गई। इस आशय का आरोप मृतक के रिश्तेदारों द्वारा लगाया गया है। अकोट पुलिस द्वारा सावरा गांव निवासी एक महिला को चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पुरुष बनकर चाइल्ड पोर्नोग्राफी की कुछ क्लिप वायरल की थी, जिसके बारे में जानकारी मिलने पर अकोला जिला पुलिस ने इस महिला का लोकेशन ढूंढ निकाला और अकोट तहसील अंतर्गत सावरा गांव निवासी महिला को गिरफ्तार किया। पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग स्थानों पर किराएदार बनकर घर मालिकों को चूना लगाने वाले बंटी बबली की जोड़ी को बडनेरा पुलिस ने पिछले दिनों पूना से गिरफ्तार किया था। इन दोनों को कोर्ट में पेश कर पुलिस कस्टडी मांगी गई थी। पता चला है कि मूल रूप से मुंबई के भांडुप निवासी नवनीत नाइक और उसकी पत्नी द्वारा विगत कई समय से महाराष्ट्र के अलग अलग स्थानों पर किराएदार बनकर घर मालिकों के घर में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया। पति पत्नी की इस ठगबाज जोड़ी को बडनेरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार करते हुए इस जोड़ी से लाखों रुपए मूल्य का सोना भी जब्त किया गया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।